ड्रामा की शुरुआत में हम दो अच्छे दोस्तों को देखते हैं जो एक कैफे में बैठे हुए आपस में गपशप कर रहे हैं। हमारी हीरोइन लान अपनी सहेली से पूछने लगती है कि अरे तूने ये क्या अजीबोगरीब मेकअप लगा रखा है, तेरी फेस पे ये सब कुछ इतना बुरा लग रहा है जैसे कोई जोकर हो। लान की वो दोस्त हंसते हुए जवाब देती है कि यार मैं तो अपनी ब्लाइंड डेट के लिए आई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़का मेरी असली खूबसूरती देखकर मुझे जज करे, इसलिए मैंने जानबूझकर इतना गंदा मेकअप किया है ताकि वो मुझे बिल्कुल पसंद न करे और मैं घर लौट सकूं। लान चौंक कर कहती है कि अगर वो लड़का इतना बुरा है तो तू उसके साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों आई। उसकी दोस्त उदास होकर बताती है कि मेरी फैमिली ने मुझे जबरदस्ती भेजा है, कोई चारा नहीं था, बस यही वजह है कि मैं यहाँ चिपकी हुई हूँ। फिर वो अपना सामान इकट्ठा करती है, लान को अलविदा कहे बिना ही उठकर चली जाती है। अब लान अकेली वहाँ बैठी रह जाती है। वो बेचैन हो रही है, समझ नहीं पा रही कि अब क्या करे। ये लड़की उसकी नई सहेली थी, पहली बार मिली थी, तो अब अकेले में क्या करे। तभी स्क्रीन पर हमारा हीरो यान एंटर करता है। वो बेहद क्यूट और स्मार्ट लग रहा है। लान उसे देखते ही जम जाती है क्योंकि ये वही यान था जिसका उसे 8 साल से क्रश था। उसके दिमाग में घूम रहा था कि अब इसे हाय कैसे कहूँ, बात कैसे शुरू करूँ। यान आकर टेबल पर बैठ जाता है और लान से कहता है कि बैठ जाओ, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लान नर्वस हो रही थी, हाथ पैर फूल गए थे। यान चाय का सिप लेते हुए हेलो कहता है। लान बहुत औपचारिक तरीके से जवाब देती है, हेलो, मैं तो इस ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी से हूँ, 8 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी कर चुकी हूँ। फिर वो अपनी पूरी डिटेल बता देती है, जैसे नाम, बैकग्राउंड, सब। अंत में बैग उठाकर तेजी से भाग जाती है। यान हैरान होकर वहीं बैठा रह जाता है, कुछ समझ नहीं आता। अगले सीन में यान अपने दोस्त के साथ बार में बैठा ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा है। दोस्त नोटिस करता है और पूछता है कि भाई आज तो कुछ उदास लग रहा है, क्या बात है। यान खुलकर बताता है कि आज मैं एक ऐसी लड़की से मिला जो मेरी ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है। वो अब सर्जरी डिपार्टमेंट चला रही है, नाम है लान। दोस्त हंसते हुए कहता है कि अरे लान तो पहले से ही एक लड़के से इंगेज्ड है, ये एंगेजमेंट उसके अंकल ने फोर्स करके करवाई। लेकिन लान उससे नफरत करती है, साथ रहना ही नहीं चाहती, इसलिए वो लड़का बार बार उसके वर्क प्लेस पर जाकर उसे तंग करता रहता है, फॉलो करता है। दोस्त लान के बारे में और डिटेल्स शेयर करता है, जैसे उसकी फैमिली प्रेशर और परेशानियां। अचानक यान के फोन की रिंग बती है। ये कॉल लान की मॉम ने सेटअप की थी, बस ये चेक करने के लिए कि उनकी होने वाली बहू कैसी लगती है। उन्हें चिंता थी कि उनका बेटा, जो कभी किसी लड़की को प्रॉपर्ली नोटिस भी नहीं करता, कहीं ब्लाइंड डेट पर जाकर किसी को भी प्रपोज न कर दे। उन्हें अपने आने वाले नाती पोते की लुक परफेक्ट चाहिए था, इसलिए लान को चुपके से देखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही यान को अपॉइंटमेंट का फोन आता है, वो साफ मना कर देती है कि सॉरी, मैं इस केस में एक्सपर्ट नहीं हूँ। फोन काटते ही लान की मॉम अपने असिस्टेंट से झगड़ने लगती है कि अरे तुझे समझ नहीं आता ये कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे हर हाल में उसकी शक्ल देखनी है, कुछ भी करो। तभी यान वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है कि दादी आप लोग क्यों भिड़ रहे हो। लान की दादी गुस्से में कहती है कि मैं बस चाहती हूँ तू जल्दी शादी कर, कोई भी लड़की हो तो हो। यान हंसकर कहता है कि ठीक है, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा मिलवाने। अब सीन शिफ्ट होता है, यान को फिर से तंग करने उसके पुराने स्टॉकर बॉयफ्रेंड आ जाता है। पहले तो वो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन लान साफ कह देती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, दूर रहो। लड़का गुस्से में बोलता है कि मेरी दादी तुमसे मिलना चाहती है, चलो ना, क्योंकि तू मेरी फ्यूचर वाइफ है। लान इनकार करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने लगता है, गंदी गंदी बातें करने लगता है। बहस तेज हो जाती है। अचानक लान गुस्से में उससे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। फिर वो लड़का उसे घसीट कर एक कार में धकेलने लगता है, फोर्स करने को तैयार। तभी पीछे से यान आ धमकता है और उस आदमी को मुक्कों से पीटने लगता है। लान चिल्लाती है कि रुको यान, इसे मत मारो, कुछ हो जाएगा। यान गुस्से में कहता है कि तुझे अभी भी उसी की चिंता है, मेरी नहीं, चलो मेरे साथ यहाँ से। वो स्टॉकर लड़का लान को धमकी देता है कि अगर तू इसके साथ चली गई तो मैं तुझे जिंदगी भर रिग्रेट करवाऊंगा, बुरा हाल कर दूंगा। लान भी गुस्से से तमतमा उठी। वो यान का हाथ छोड़ देती है और चिल्लाती है कि तू यहाँ से निकल जा, मेरे साथ मत खड़ा हो। लेकिन यान न सुनता है, उसे गोद में उठा लेता है और सीधे अपनी दादी के पास ले जाता है। अगले सीन में दादी लान को देखकर बेहद खुश हो जाती है। वो सोचती है कि ये लड़की इतनी प्यारी है, अब मेरा नाती या पोती जो भी होगा वो सुपर क्यूट और अट्रैक्टिव बनेगा। दादी कहती है कि मैंने अभी तक कई लड़कियां देखी लेकिन कोई पसंद नहीं आई, लान पहली है जो दिल को छू गई। तभी लान अपना फोन चेक करती है, शायद कोई मैसेज आया हो। उसके पुराने बॉयफ्रेंड का मैसेज फोन पर पॉपअप हो रहा है, लेकिन लान उसे एकदम इग्नोर कर देती है, जैसे कोई फालतू चीज हो। फिर दादी की सारी बातें सुनकर लान मान जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ, हम अभी ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, कोई देरी नहीं। यान ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है क्योंकि लान इतनी जल्दी हामी भर लेती है। वो उत्साहित होकर कहता है कि बिल्कुल सही, मेरे सारे पेपर्स मेरे ऑफिस में पड़े हैं, मैं अब भी जाकर लाता हूँ, वेट करो। तभी यान का असिस्टेंट मजाक उड़ाते हुए छेड़ता है कि भाई तू तो पहले से ही सब सेट कर रखा लगता है,
कहीं ये तेरी पहले से बनी प्लानिंग तो नहीं? यान कुछ नहीं बोलता, बस हंसकर असिस्टेंट के साथ निकल पड़ता है। अब रास्ते में यान लान से पूछता है कि क्या तू सचमुच मुझसे शादी करना चाहती है या ये बस मजबूरी है। लान अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि यार मैं तो इसे 8 साल से क्रश करती हूँ और अब जब शादी होने वाली है ये सवाल पूछ रहा है, लेकिन बाहर से हंसकर हाँ कह देती है। कोई शक नहीं, दोनों खुशी खुशी कोर्ट जाते हैं और शादी कर लेते हैं जैसे कोई आसान सा स्टेप हो। शादी के बाद लान अपनी मॉम को फोन पर बताती है कि मॉम, आप हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो मेरा ख्याल रखे। देखो मैंने एक सच्चे और अच्छे इंसान को चुन लिया। तभी यान लान से पूछता है कि क्या तू मेरे घर चलना चाहेगी, साथ रहे? लान साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं यान, शादी के बाद भी मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, तुम्हारी जिंदगी पर कोई दावा नहीं करूंगी, तुम पहले जैसे फ्री रहो वैसे ही रहना, कोई बंधन या रूल्स नहीं लगाऊंगी। भले दादी ने शादी का दबाव डाला हो लेकिन मेरी वजह से तुम्हें कोई टेंशन नहीं, अपना काम बेफिक्र होकर करो, हम अलग अलग रह सकते हैं, दादी को भी मना लेंगे, बस अपना एड्रेस दे दो, मैं कभी कभी मिलने आ जाया करूंगी। इतना कहकर लान मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। यान अकेला रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इसने शादी किससे की है, एक पत्नी से या बस एक रूममेट से जो कभी साथ न रहे। अगले सीन में लान अपने फैमिली वाले घर पहुंचती है उन्हें बताने के लिए कि उसने शादी कर ली। उधर उसके अंकल किसी से फोन पर झगड़ रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें अभी भी लान की लाइफ पर कंट्रोल रखने का पूरा हक है, वो कुछ भी करने को तैयार। लान सामने आकर साफ कहती है कि अब आपको मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल लूंगी। लेकिन अंकल गुस्से में बोलते हैं कि तू हमारी वाइफ की बहन की बेटी है, हम तुझे ऐसे आसानी से नहीं जाने देंगे। तभी लान अपने अंकल को घूरते हुए कहती है कि अब आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, न मुझे आपकी, मैंने शादी कर ली है, अब अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। इसके बाद यान के अंकल चिल्लाने लगते हैं कि तू बिना बताए ऐसा कैसे कर सकती है, ये क्या बकवास है। लान शांत रहकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर दिखा देती है प्रूफ के तौर पर। उसके अंकल का गुस्सा आसमान छूने लगता है, वो और तेज चिल्लाते हैं जैसे कोई भूकंप आ गया। तभी वहाँ लान की आंटी भी आ धमकती है और दोनों मिलकर लान पर बरस पड़ते हैं गालियाँ देते हुए। फिर आंटी एक पुराना सर्टिफिकेट निकालकर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि लान कभी मां नहीं बन सकती। जैसे ही अंकल वो पेपर देखते हैं उनके चेहरे पर शौक की लाइनें खिंच जाती हैं। वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि लान को घर से बाहर धकेल देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। लान बाहर खड़ी सोचने लगती है कि सर्टिफिकेट दिखाने के बाद अंकल इतने जल्दी कैसे बदल गए। उसे लग रहा था कि शायद उनके दिमाग से कोई भारी बोझ उतर गया, जैसे राहत मिली हो। वो उदास मन से रास्ते पर चल पड़ी होती है। तभी यान वहाँ आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है कि तूने सड़क पर घूमना ज्यादा पसंद किया मुझे बताने से। लान चौंक कर कहती है कि अरे तू अचानक हर जगह कैसे पहुँच जाता है, जैसे जासूस हो। यान मजाक में जवाब देता है कि मैं तो हमेशा हर जगह पहुँच सकता हूँ और यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट लेने आया था तो तेरी सारी बातें सुन ली। लान थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि ज्यादा मत सोच, चल मेरे साथ घर, अब तू मेरी वाइफ है तो मेरा हाथ भी थाम सकती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यान अपनी नई वाइफ को लेकर घर लौट आता है। घर पर दादी दोनों को हाथ में हाथ डाले देकर बेहद खुश हो जाती है, जैसे कोई त्योहार आ गया। वो लान को पास बुलाकर बैठाती है और कहती है कि देखो बेटी, तू कितनी प्यारी और चमकदार लग रही है, सब कुछ परफेक्ट। फिर दादी अपनी बहू यानी यान की मॉम को लान से मिलवाती है और उसकी ढेर सारी तारीफें करती है, जैसे अच्छी पढ़ाई, स्मार्टनेस, सब। इस पर यान सबके सामने अपनी वाइफ से फ्लर्ट करने लगता है, उसे हल्के से खींचकर पास लाता है और बोलता है कि किसी को भी इजाजत नहीं मेरी वाइफ के पास आने की, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो। सब लोग बस देखते रह जाते हैं कि यान अपनी बीवी से कितना प्यार जताता है और फिर सब मिलकर उनकी टांग खींचने लगते हैं हंसते हंसाते। तभी बात शादी की पहली रात पर आ जाती है। लान शर्मा जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। दादी जोर देकर कहती है कि मुझे तो जल्दी से कोई पोता चाहिए, तू इसे प्रेग्नेंट कर दो। यान ये बात बहुत कूल तरीके से हैंडल करता है, कहता है कि अभी हम दोनों रेडी नहीं है, एक दूसरे को ठीक से जान भी नहीं पाए, फिर अचानक बेबी की उम्मीद कैसे करें। लान भी सहमति में कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन फैमिली वाले तो बस यही चाहते थे कि इनका बच्चा जल्दी हो जाए खुशी से। तभी यान की मॉम लान को एक पुराना खानदानी कंगन देती है और कहती है कि इसे हमेशा पहनकर रखना, ये लकी है। लान पहले तो मना करती है, कहती है कि नहीं चाहिए, लेकिन फिर सोच कर ले लेती है। लेकिन यान फिर कहता है कि नहीं, ये कंगन तुझे जरूर पहनना पड़ेगा, ये फैमिली का लकी चार्म है। तभी यान खुद ही इसे लान के हाथ में पहना देता है। सोने का ये कंगन उसके कलाई पर इतना चमकदार और प्यारा लग रहा था जैसे कोई जादुई चीज। तभी कमरे में मौजूद सब लोग उसके हाथ की तारीफ करने लगते हैं, कहते हैं कि वाह कितना सूट कर रहा है, परफेक्ट फिट। तभी यान अचानक घुटनों पर बैठ जाता है
और लान को एक खूबसूरत रिंग निकाल कर देता है। वहीं उसे प्रपोज कर देता है कि क्या तू हमेशा मेरी रहेगी। लान बेहद खुश हो जाती है क्योंकि वो इस पल का इंतजार 8 साल से कर रही। उसके लिए यान तो सपनों का राजकुमार था जो हकीकत में आ गया। अगले सीन में यान और लान एक ही कमरे में है, रोमांटिक मूड में। लान यान को एक कागज का बंडल देती है जो एक एग्रीमेंट जैसा है और कहती है कि इसमें सब कुछ क्लियर लिखा है कि हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का होगा, चाहे बिल बंटवाने का हो या कोई और छोटी मोटी बात। मैं कभी तुझे तंग नहीं करूंगी। इसमें ढेर सारी शर्तें हैं, जैसे अलग रहना और कोई दखल न देना। यान इसे देखा भी नहीं, सीधे बेड पर फेंक देता है। लान चौंक कर पूछती है कि अरे तूने ऐसा क्यों किया, कम से कम पढ़ तो ले। यान हंसकर कहता है कि तू तो खुद ही सब बता रही है, फिर पढ़कर क्या फायदा, मुझे सब मान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लान कहती है कि बस इसमें कुछ चीजें जोड़नी है, क्या तू राजी होगा। यान तुरंत हाँ कहता है, बताओ क्या ऐड करना है। लान मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तू किसी लड़की को न दे, किसी से प्यार न करे, तू सिर्फ मेरा हो, हमेशा मेरी ही रहेगा और पत्नी की सारी जिम्मेदारियां निभाएगा फुल तरीके से। लान ये सुनकर खुश हो जाती है और मान लेती है, कोई हिचकिचाहट नहीं। तभी बाहर दादी और उनकी बहू यानी यान की मॉम दीवार से सटकर इन पति पत्नी की बातें सुन रही होती हैं चुपके चुपके। इसी बीच यान के नाम का एक पार्सल आ जाता है जिसे लेकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं कि ये क्या हो सकता है। अंदर यान उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें बुलाता है कि अरे अंदर आ जाओ, क्या कर रही हो बाहर। वो पार्सल हाथ में लेकर अंदर आते हैं। यान की मॉम पार्सल लान को थमा देती है और कहती है कि डिलीवरी बॉय ने कहा था कि ये सिर्फ तेरे हाथ में ही देना है, कोई और को नहीं। लान सोचती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, लेकिन फिर भी ले लेती है। दादी और मॉम मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, यान तुरंत पार्सल छीन लेता है और कहता है कि रुको, पता नहीं इसमें क्या हो, शायद कोई खतरनाक चीज। लान हंसकर कहती है कि इतना हल्का बम थोड़े होता है, चिंता मत कर। फिर दोनों मिलकर पार्सल खोलने लगते हैं। यान सावधानी से खोलता है और अंदर कुछ ऐसा निकलता है जो उसे देखते ही चौंका देता है। वो जल्दी से आंखें बंद कर लेता है और बोलता है कि तू भी मत देख, इसमें कुछ बुरा है। लान कहती है कि इतना बुरा तो नहीं होगा, मुझे देखने दे। वो देखती है तो खुद ही शॉक्ड हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि मेरी सहेली इतनी बेवकूफ कैसे हो गई, शादी के दिन ऐसी चीज कैसे भेज दी। फिर यान को बताती है कि ये मेरी दोस्त का तोहफा होगा, मैंने उसे शादी की बात बताई थी तो मजाक में भेजा होगा। यान पूछता है कि क्या तुझे ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। लान साफ मना कर देती है, बिल्कुल नहीं। तभी यान उसे बाहर निकाल फेंकता है और हंसते हुए कहता है कि ये कितना छोटा सा है, मुझ पर तो फिट भी ना होगा। अब बाहर दादी और उनकी बहू फिर से गेट पर सटकर सुनने लगती है, कान लगाए हुए। लान थोड़ी असहज फील करने लगती है और वो चीज जल्दी से यान कपड़ों के बीच छिपा देती है। यान बोलता है कि इनको भगाने का सिर्फ एक तरीका है, हमें एक दूसरे के बहुत करीब आना पड़ेगा, तभी ये मानेंगे, वरना यहीं खड़े रहेंगे। मेरी बात मान, पास आ जाओ। लान पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन फिर दोनों करीब आ जाते हैं, प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। सच में जैसे ही दादी उनकी बातें सुनती है, वो खुशी से झूम उठती है, सोचती है कि अब तो मेरा पोता जल्दी आने वाला है। फिर वो अपनी बहू को लेकर चली जाती है, हंसते हंसाते। अब सीन शिफ्ट होता है। यान अपनी वाइफ के साथ अच्छा समय बिता रहा है। वो उसे बताता है कि मैं रोज 150 पुशअप करता हूँ, अभी तेरे सामने करके दिखाता हूँ। इसी बहाने वो फ्लर्ट कर रहा है मजा लेते हुए। दोनों काफी करीब आ जाते हैं। एक रोमांटिक माहौल बन जाता है, जैसे कोई फिल्म का सीन। यान पूछता है कि तेरी दोस्त का वो गिफ्ट तो कमाल का था ना, लेकिन मेरे पास तेरे बदलने के लिए कपड़े नहीं है, तू नहा ले, फिर मेरी शर्ट पहन ले। यान वैसा ही करती है, नहा धोकर आती है और यान की बड़ी टी शर्ट में लपेटी हुई आ जाती है। यान उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि आ, मैं तुझे बिठाता हूँ, तेरे बाल सुखाता हूँ, ठंड न लगे। फिर वो उसके बालों को सुखाने लगता है धीरे धीरे। इन दोनों के बीच मीठी मीठी बातें होने लगती हैं। लान उसके पुराने रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है क्यूरियस होकर। तभी यान का फोन बज उठता है। वो लान को वहीं छोड़कर उठ जाता है। अब लान सोफे पर बैठ जाती है और थकान से ऊँघने लगती है, सो जाती है। बीच नींद में यान उसे जगाता है और कहता है कि अरे सोफे पर मत सो, बेड पर जा, आराम से सो। यान पूछता है कि तू यहाँ सोफे पर क्यों लेटी हुई है, आरामदायक बेड पर क्यों नहीं। लान मुस्कुराते हुए कहती है कि यार मुझे यहाँ कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अंकल के घर में भी मैं हमेशा फर्श या सोफे पर ही सोती थी। वो मुझे कभी बेड इस्तेमाल करने ही नहीं देते थे, इसलिए ये आदत हो गई। यान हंसकर कहता है कि अब वैसा कुछ नहीं चलेगा, तुझे बेड पे सोना पड़ेगा, कोई समझौता मत करना। फिर वो लान को गोद में उठा लेता है जैसे कोई प्यारा सा सीन हो और बेड पर लिटा देता है। उसके साथ थोड़ा रोमांटिक मूड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लान हंसते हुए मना कर देती है, कहती है कि अभी नहीं, थक गई हूँ। अगले दिन सुबह का सीन आता है जहाँ लान दादी के साथ टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है। दादी उसे चिढ़ाने लगती है, कहती है कि बेटी तू तो रात भर थक गई होगी ना, मुझे मालूम है तुम लोगों ने खूब जश्न मनाया होगा, इसलिए खा ले ये स्पेशल सूप, मैंने तेरे लिए ही बनाया है, एनर्जी के लिए। लान का चेहरा लाल हो जाता है, वो शर्मा जाती है।
और कुछ बोल नहीं पाती। यान की मॉम और बाकी फैमिली वाले मिलकर लान को सूप पिलाते हैं मजाक उड़ाते हुए। लान को सूप का स्वाद भी पसंद आता है। वो मुस्कुराकर थैंक यू कहती है। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ लान पहुँच जाती है। उसका स्टाफ तुरंत कहता है कि मैम आज तो आपकी छुट्टी थी ना, नई नई शादी हुई है, घर पर आराम क्यों नहीं कर रही। लान हंसकर पूछती है कि अरे यहाँ सबको ये बात किसने बता दी, कोई राज खोलने वाला कौन है। फिर वो स्टाफ को जैसे तैसे मना लेती है, कहती है कि काम तो काम है, थोड़ा सा आ गई। अंत में अपने कैबिन में चली जाती है वर्क पर फोकस करने। तभी वहाँ उसका पुराना बॉयफ्रेंड फिर से धमक आता है, उसे तंग करने लगता है। लान सख्ती से कहती है कि अगर तू दोबारा ऐसा किया तो मैं सीधे पुलिस को कॉल कर दूंगी, बखेड़ा हो जाएगा। लेकिन वो पुलिस की धमकी से भी नहीं घबराता, अपनी फैमिली की बातें करने लगता है। बस यही जिद करता है कि तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, दादी से मिलना पड़ेगा। अब वो लान के साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लगता है, हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी यान वहाँ अचानक आ जाता है, लान को बचा लेता है और बीच में कूद पड़ता है। अब इन दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। यान गुस्से में मारपीट करने को तैयार था, लेकिन लान उसे रोक रही थी, कह रही थी कि मत करो, कुछ बिगड़ जाएगा। वो आदमी खुद को बड़ा दबंग समझ रहा था, दोनों को धमकी पर धमकी दे रहा था, कह रहा था कि मेरा परिवार कितना ताकतवर है, सबको सबक सिखा देंगे। जैसे ही वो अपने परिवार का नाम लेता है, यान हंसकर कहता है कि इस शहर में तो सिर्फ 2-3 बड़े नामी परिवार हैं, तेरे वाले का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर ये कौन सा अमीर घराना है, पैसा है लेकिन नाम नहीं। वो आदमी और ज्यादा भड़क जाता है, चिल्लाने लगता है। तभी लान को गंदी गंदी बातें करने लगता है, बुरा बर्ताव करता है। अब वहाँ उस इंसान के अंकल आ जाते हैं, सन फैमिली के। वो अपने बेटे का साथ देते हुए चिल्लाते हैं कि तूने हमारे बेटे के साथ धोखा किया है, ये गलत किया, वो गलत किया। यान साफ कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तेरा बेटा हमेशा से मुझे तंग करता आया है, जबरदस्ती करता है। यान ये सब खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था, कुछ बोल नहीं रहा। तभी सन फैमिली के अंकल गुस्से में कुछ बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं लड़ाई करने। यान एक ही किक से उन सबको गिरा देता है जैसे कोई एक्शन हीरो। फिर कहता है कि तुम लोग अभी इतने बड़े नहीं बने कि मुझसे भिड़ो, समझ जाओ। तभी लान की साइड से उसका असिस्टेंट आ जाता है, जो इन लोगों को ज्यादा बकवास नहीं करने देता, सख्ती से डील करता है। जैसे ही वो आदमी चिल्लाता है कि लान तो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, फिर तू इसके पीछे क्यों पड़ा है, इसे मेरे पास छोड़ दे। लान के असिस्टेंट के गार्ड्स उन सबको पकड़ लेते हैं और रूम से बाहर धकेल देते हैं, दरवाजा बंद। उनके जाने के बाद लान यान से सॉरी कहने लगती है कि मुझे हमेशा की तरह तुझे परेशान नहीं करना चाहिए था, ये मेरी बड़ी भूल हो गई, चल मेरे साथ आ, कुछ पर्सनल बात करनी है। फिर यान लान के पास करीब आता है और कहता है कि मुझे हस्बैंड बोलकर बुलाओ अभी से। लान हंसकर कहती है हस्बैंड। फिर वो पूछता है कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू बच्चा नहीं कर सकती। लान उदास होकर कहती है कि मैंने हाल ही में चेकअप करवाया था, पता चला कि नहीं हो पाएगा, अगर तुझे डिवोर्स चाहिए तो दे देना, कोई बात नहीं। यान मुस्कुराता है और कहता है कि तुझे अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ डिवोर्स जैसी कोई चीज नहीं चलती, तूने एक मिलिट्री वाले से शादी की है, ये रिश्ता पक्का है। फिर वो लान को किस करने लगता है, रोमांटिक मोमेंट बनता है। तभी लान का फोन बज उठता है, वो यान को वहीं छोड़कर चली जाती है। लान के जाते ही यान उसके टेबल पर रखी फोटो को देखता है, उसे एहसास होता है कि लान पहले कितनी चमकदार और खुश लगती थी। हम साफ देख सकते हैं कि यान भी पहले से लान को पसंद करता था। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अब सीन लान पे आता है, जो कुछ फाइलें लेकर आती है सबमिट करने। स्टाफ आपस में फुसफुसा रहे हैं कि हमारे साथ वाली वो लड़की अब कितनी ग्लैमरस हो गई है, लगता है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी। लान उसे देखकर अंदर से थोड़ा अजीब सा फील करती है, क्योंकि वो उसी ग्रुप में थी। खुद में थोड़ी जलन या इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती। तभी वो लोग उसके बारे में बैकबाइट करने लगते हैं, कहते हैं कि वो इतनी हसीन कैसे हो गई, क्या राज है, फिर भी उसकी खूबसूरती का क्या मतलब, वो तो किसी से भी ऐसे ही बात नहीं करती बिना वजह, लेकिन अब तो उससे ज्यादा प्यारी लग रही है, तो उससे बेहतर कोई नहीं। लान सोचने लगती है कि पता नहीं मेरी वो सहेली अब कैसी होगी, हफ्ते भर से उससे बात ही नहीं हुई, क्या चल रहा होगा उसके साथ। फिर वो झट से अपना फोन चेक करती है, कोई मैसेज देखकर तुरंत वहाँ से निकल पड़ती है, जैसे कोई जरूरी काम हो। अब सीन यान पे आता है, जो लान से मिलने जा रही होती है, लेकिन रास्ते में वो यान को एक लड़की के साथ देख लेती है। वो लड़की यान से फ्लर्ट कर रही थी, मीठी मीठी बातें कर रही थी, बस यही कह रही थी कि मैं इतनी दूर से सिर्फ तेरे लिए ही आई हूँ, तू खुश तो है ना। यान उसका हाथ छुड़ाता है और साफ कहता है कि मुझे तुझसे मिलना ही नहीं, दूर रह। लान को ये देखकर इनसिक्योरिटी हो जाती है, वो भी बहुत गहरी वाली, मन उदास हो जाता है। तभी सीन एक पार्टी पर शिफ्ट होता है, जहाँ माहौल हलचल भरा है। लान वहाँ आकर कहीं बैठ जाती है, थोड़ा अकेला फील कर रही। यान की सहेली उसे एक ड्रिंक थमा देती है और पूछती है कि क्या तू मुझसे उस रिंग वाली बात पर नाराज है, कुछ गलत तो नहीं लग रहा। यहाँ फ्लैशबैक दिखता है, कैसे लान के हाथ से रिंग निकल गई थी और सहेली मजाक में उसे छेड़ रही थी। वो कह रही थी कि ये रिंग तो 8 साल पुरानी
पुरानी लग रही है, आउटडेटेड हो गई, शायद वो लड़का भी तुझे 8 साल से पसंद करता हो वैसे ही। सहेली हंसकर कहती है कि कोई बात नहीं, इसे फेंक ही देते हैं, पुरानी चीज। और मजाक में वो रिंग को सच में उछालकर फेंक भी देती है। लान उस वक्त बहुत गुस्सा हो जाती है, चेहरा तमतमा जाता है, लेकिन प्रेजेंट में वो बस कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बस थोड़ा अकेले में रहना चाहती थी, सबके साथ मिक्स नहीं होना। तभी लान अपनी सहेली से कहती है कि यहाँ और भी ढेर सारे लड़के हैं, तू उनसे बात कर ले, एंजॉय कर। अचानक एक लड़का लान के पास आता है और कहता है कि वाह, मैं कितना लकी हूँ कि तू मुझसे बात कर रही है। ये सब कहते हुए वो फ्लर्ट करने लगता है, आंखों में आंखें डालकर। लान उसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार दे रही, जैसे मजा ले रही। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर बात बढ़ जाती है। पीछे से कोई कॉल करने वाला आता है। लान सबके साथ इंटरेक्ट करती रहती है, सब खुश हो जाते हैं, माहौल हल्का हो जाता। लान की सहेली भी वहीं थी, वो भी लड़कों से गपशप कर रही। तभी सब साथ में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लोग ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे, पार्टी का मजा ले रहे। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम इतनी छोटी उम्र में ड्रिंक क्यों कर रहे हो, ये ठीक नहीं। जब सब नॉर्मल हो जाते हैं तो पुलिस यान से पूछती है कि ये सब नॉर्मल लग रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम हुई। यान कहता है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट किसने की है, कौन शिकायत करने वाला। अब लान और उसकी सहेली आपस में फुसफुसा रही होती है कि तेरी बहन ये सब देख रही होगी। वो तो यान उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन सहेली मानती ही नहीं। वो यान से कहती है कि अरे, ये तो आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई, किसी ने इसे प्रपोज नहीं किया, बस पार्टी, मुझ पर भरोसा करो, कुछ गड़बड़ नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हमें समझ आ गया, सॉरी दोस्तों, गलती से। फिर सब वहाँ से निकल जाते हैं। लान अकेली रह जाती है, उदास सा मूड। यान उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तूने रिंग क्यों नहीं पहनी, कहाँ है वो। लान बताती है कि मेरी सहेली ने मजाक में फेंक दी, इसलिए। यान कहता है कि क्या मैं चुपचाप तुझे रोज दूसरे लड़कों के साथ देखता रहूं, मैं तेरा हस्बैंड हूँ। हाँ, तेरा हस्बैंड, और जो मैं कहूंगा तुझे वैसा ही करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। तभी वो लड़की जिसके साथ यान खड़ा था दोबारा आ जाती है। यान अपनी वाइफ को टाइट पकड़ लेता है, जैसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा हो। लान उसे देखकर पहचान जाती है कि यही तो वजह थी 8 साल पहले यान से दूर रहने, और अब भी वही मुसीबत बन रही है। वो लड़की यान से कहती है कि मुझे तुझसे बात करनी है प्राइवेट में। यान उसके पीछे जाता है तो वो लड़की जबरदस्ती यान पे गिर पड़ी, जैसे एक्सीडेंट हो। लोगों के रिश्ते खराब करने की कोशिश करती है, बुरा माहौल बनाती। यान उस लड़की को छोड़कर जाने लगता है तो वो यान से ही बहस करने लगती है। तभी वो लड़की यान को बताती है कि तेरी वाइफ, जिसके पीछे तू इतना दीवाना हो रहा है, वो मेरे भाई को पसंद करती है, वो उसके पीछे पड़ी है और मेरा भाई भी उसे लाइक करता है। यान को ये बात सुनकर अंदर से टूट जाता है, दिल दुख जाता है। फिर वो ये सब सुनकर यान के पीछे चला जाता है। अब हम यान को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रही होती है, इधर उधर देख रही। तभी यान वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है कि तू अभी तक घर क्यों नहीं लौटी, क्या हुआ ऐसा। लान हंसकर बताती है कि आज मेरी सहेली का बर्थडे है ना, तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं, पार्टी का मजा लेना है। यान थोड़ा गुस्से में कहता है कि तू उसके साथ रहना चाहती है या उस लड़के को देखना चाहती है जिसे तू इतना पसंद करती है। ये कहते हुए वो अचानक लान को करीब खींच लेता है और जबरदस्ती किस करने लगता है। लान चौंक कर कहती है कि अरे, तू पागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है। यान भी जोर देकर कहता है कि हाँ यार, मैं सच में पागल हो गया हूँ, तेरी सारी बातें सुन सुनकर। मैं तुझे हमेशा इग्नोर करता आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार कम हो गया, मैं भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूँ। और वो लड़का जिससे तू प्यार करती है, वो तेरे हॉस्पिटल में सीनियर बनकर आने वाला है, तो तुझे लगता है कि मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, समझी। फिर वो लान को उठा लेता है जैसे कोई हीरो और सीधे घर ले आता है। वहाँ वो उसके करीब आने लगता है, फिर से किस करने को तैयार। लान रोकती है और कहती है कि यहाँ मत कर, कैमरा लगा है कहीं। यान हंसकर बोलता है कि अपनी वाइफ को किस करने में क्या बुराई, मैं तो करूंगा। फिर वो लान को किस कर लेता है, लेकिन लान फिर मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे बहुत असहज लग रहा है, प्लीज। यान फिर कहता है कि तू मेरी बीवी है, जो मैं कहूंगा तुझे वैसा ही करना पड़ेगा, अब चल घर चलते हैं। फिर वो आखिरकार लान को किस कर लेता है और घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में लान प्यार भरी नींद में सो रही होती है तो यान उसके माथे पर हल्का सा किस कर देता है। धीरे से कहता है कि बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुझे ही पसंद करता हूँ, 8 साल से बस तू ही। लान नींद में हाँ कहती है, ठीक है, हम रूम चले जाएंगे। फिर यान उसे आराम से सुला देता है, कंबल ओढ़ा देता है। अब सीन दोनों के सोने का आता है, शांत और प्यारा माहौल। अगली सुबह लान जब उठती है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है। वो सोचने लगती है कि अरे, मैं बेड पे कैसे आ गई, क्या हुआ रात को। फिर यान से पूछती है कि क्या तूने मेरे कपड़े बदले हैं। यान हंसकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मैंने तुझे कंबल में न लपेटा होता तो सुबह एक बड़ा कॉमेडी शो चल रहा होता। तूने खुद कहा था कि कपड़े चेंज करने हैं, अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए मैंने कर दिया। इसके बाद यान लान से फ्लर्ट करने लगता है, मीठी मीठी बातें करता है। लान शर्मा जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। फिर दोनों अपनी पुरानी मिलिट्री ट्रेनिंग की यादें ताजा करने लगते हैं, हंसते खेलते। यान उठकर वहाँ से चला जाता है कुछ काम निपटाने। अब यान लान के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है, स्पेशल वाला। लान खुशी से खाती है, दोनों एक दूसरे की संगत का मजा लेते हैं जैसे कोई परफेक्ट कपल। इसके बाद यान लान को चप्पल पहनाने लगता है प्यार से। लान मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है, सोच रही कि ये सब कितना अच्छा लग रहा। वो अपनी फीलिंग्स बता
बताने वाली होती है, तभी यान का फोन बज उठता है। वो साइड में चला जाता है और लान की बात मन में ही रह जाती है। यान लौटता है तो कहता है कि मुझे एक जरूरी मिशन पर जाना है, अर्जेंट है, तू अपना ख्याल रखना, घर समय पर आ जाना। अब सीन यान के असिस्टेंट के साथ आता है। यान उसे बता रहा होता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ आ गई है और वो हमारा रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश कर रही। असिस्टेंट कहता है कि मुझे तो लगता है लान भी किसी और से शादी करके आ गई है, कुछ तो चल रहा है। यान थोड़ा परेशान हो जाता है, चिंता में डूब जाता, लेकिन फिर असिस्टेंट से कहता है कि तू इन बातों की अच्छे से जांच कर ताकि हमारा रिश्ता सुरक्षित रहे, कोई दिक्कत ना हो। अब यान लान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ लान उसके लिए शॉपिंग करके आई होती है, ढेर सारी चीजें। यान कहता है कि तूने क्यों नहीं बताया कि तुझे जाना था, मैं भी साथ चलता शॉपिंग पर, तू भूल गई क्या, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक परफेक्ट कपल। फिर यान उसके हाथों से सारी चीजें ले लेता है बोझ कम करने, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, प्यार भरी नजरों से घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचते ही लान सबको गिफ्ट्स बांटती है, खुशी का माहौल। दादी अपना तोहफा पाकर बेहद खुश हो जाती है, चेहरा चमक उठता है। दादी कहती है कि मैंने भी लान के लिए कुछ स्पेशल लिया है। फिर वो एक चमकदार डायमंड नेकलेस निकालती है जो बहुत कीमती है। यान नेकलेस पहनाता है और वो लान पे इतना सूट करता है कि सब तारीफ करने लगते हैं, वाह कितना कमाल लग रहा। इसके बाद दादी लान से कहती है कि चल तुझे शॉपिंग पर ले चले, अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाएं। लान मना करती है, कहती है कि मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं, बिना इनके भी गुजारा हो जाता है। दादी हंसकर कहती है कि मैं जबरदस्ती नहीं कर रही, लेकिन हम लोग एक बड़ा फैमिली पैकेट प्लान कर रहे हैं, वहाँ घूमने फिरने के लिए अच्छे कपड़े तो चाहिए ही। इस पर सब मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं, क्या लेना है, कैसे घूमेंगे, क्या अवॉइड करना है। तभी यान अपनी वाइफ से फ्लर्ट करने लगता है, मजाक उड़ाता है। अब सीन हॉस्पिटल पे आता है जहाँ लान मैक्सी ड्रेस में काम कर रही होती है, बिजी मूड में। तभी एक स्टाफ सदस्य आकर लान से कहता है कि मैंने तो रात को ही बता दिया था कि तेरी एकेडमी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा, ये ड्रेस स्पेशली तेरे लिए है, पहन ले, तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। वो सीधे कहता है कि तू मुझे रिजेक्ट बिल्कुल मत करना, मैंने तेरे डायरेक्टर से बात करके सारे इंतजाम कर दिए हैं, तेरे लिए वीकेंड पर एक्स्ट्रा ड्यूटी सेट हो गई, तुझे बैंक्वेट इवेंट अटेंड करना ज्यादा जरूरी है, मिस मत करना। इसके बाद लान मन ही मन सोच रही होती है कि ये मेरे काम में क्यों दखल दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अब सीन घर पर शिफ्ट होता है जहाँ लान बैठी होती। यान उसके पास आता है और कहता है कि तू आज कुछ ज्यादा परेशान लग रही, क्या बात है, खोल के बता। लान झूठ बोलकर टाल जाती है, कहती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ, क्या तू मुझ पर भरोसा नहीं करता। यान गंभीर होकर कहता है कि मुझे तुझ पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन अगर तू धोखा देगी तो मैं क्या कर लूँ, इसी डर से मैं तुझे कहीं अकेले न जाने देना चाहता हूँ। लान मन में सोचने लगती है कि अभी से तो इतनी जलन हो रही है, अगर मैं असली बात बता दूं तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, क्या बवाल मचेगा। फिर डरते डरते वो बोल ही देती है कि मेरे ऑफिस में एक नया सीनियर आया है जिसे मेरे पुराने बॉस ने ही रखा। फिर वो सारी डिटेल्स बता देती है, जैसे क्या हुआ, कैसे आया। यान ध्यान से सुनता रहता है, बीच में कुछ नहीं बोलता। अंत में कहता है कि मैं तुझे ज्यादा कुछ न कहूंगा, बस इतना जान लो कि तू मेरी वाइफ है, ये मत भूलना। लान हंसकर कहती है कि मुझे पता है तू ही मेरा हस्बैंड है, मैं काम जल्दी निपटाकर घर आ जाया करूंगी, प्रॉमिस। अगला सीन एक बैंक्वेट पार्टी का है जहाँ लान खूबसूरती से तैयार होकर जाती है, मेकअप परफेक्ट। वहाँ उसका दोस्त मिलता है जो उसे सबके बीच इंट्रोड्यूस करता है, फिर सीधे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लान तुरंत मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, गलत मत बोलो। दोस्त उदास होकर कहता है कि तुझे अभी भी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं, लेकिन ठीक है, मेरा पापा ने आज मेरे लिए ब्लाइंड डेट सेट की है, शायद कोई मिल जाए, लेकिन पहले तुझे कन्फेस करना चाहता हूँ क्योंकि 8 साल से मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, ये झूठ नहीं, मैं इसी मौके पर तुझे बताने वाला था। लान के कोली के पापा भी वहीं खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा बेटा कितना सीरियस और अच्छा है। लान कहती है कि अंकल मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहती हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी यान की एक्स लवर वहाँ आ धमकती है और चिल्लाती है कि इसमें क्या दिक्कत है, तू इसे हाँ क्यों नहीं कह रही, ये मेरा भाई है, 8 साल से तुझसे प्यार करता है, तूने तो खुद मुझसे कहा था कि तुझे उस पर क्रश था। सब लोग लान के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं जैसे कोई गॉसिप सेशन हो। लान को बहुत बुरा लगने लगता है, चेहरा झुक जाता है। अब लान की जमकर बेइज्जती होने लगती है, सब तरफ से बातें। यान की एक्स चुप नहीं हो रही, बस बकबक किए जा रही, गंदी गंदी बातें। बहस बढ़ती जाती है, कोई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये सब बेकार की लड़ाई लग रही, कोई फायदा नहीं। बीच में अंकल चुपके से चले जाते हैं। लान का दोस्त कहता है कि मेरी इतनी बेइज्जती मत करो सबके सामने। लान साफ कहती है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि पार्टी के एंड तक रहूंगी, बीच में नहीं छोड़ूंगी। इससे दोस्त खुश हो जाता है, थोड़ा राहत मिलती है। अब सीन यान पे आता है जो उसी बैंक्वेट में आया होता है काम से। उसके पीछे पीछे उसकी एक्स भी पहुंच जाती है।
वो यान से कहती है कि देख मेरा भाई और तेरी वाइफ कितने खुश लग रहे साथ। उसके दिमाग में गंदे विचार डालने लगती है। कहती है कि आज सबके सामने मेरे भाई ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की और लोग लान को भला बुरा कह रहे थे, अब भाई को भी तंग कर रहे हैं। यान मन में सोचता है कि तू तो यहाँ सिर्फ अपनी एकेडमी कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, फिर ये ब्लाइंड डेट का क्या चक्कर, मतलब तू मुझसे झूठ बोल रही है। फिर वो दोनों को करीब देख लेता है, लान और उसके दोस्त को। लान वहाँ से जाने लगती है परेशान होकर। तभी उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है, रोकता है, जाने नहीं देता। अचानक यान वहाँ पहुँच जाता है जैसे कोई सरप्राइज हो। वो लान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि यही तेरी वो रिसर्च वाली एक्टिविटी चल रही है ना। लान झट से झूठ बोलने लगती है, कहती है कि अरे मुझे तो एक्सप्लेन करने का मौका देना, सब क्लियर हो जाएगा। तभी यान की एक्स लवर बीच में कूद पड़ती है। वो लान को देखकर कहती है कि तेरे गले में जो नेकलेस चमक रहा है वो किसी राजघराने के जेवर से कम नहीं लग रहा। फिर वो लान को नीचा दिखाने लगती है, चिढ़ाकर कहती है कि तेरी सैलरी तो इतनी भी नहीं होगी जितना ये नेकलेस महंगा है, कहाँ से लाई ये लग्जरी चीज। लान गुस्से में कहती है कि तुझे क्या मतलब कि मैं कहाँ से लाई हूँ या क्या पहन रही हूँ, अपनी जिंदगी देख। फिर वो तुरंत अपने सीनियर की तरफ मुड़ती है और कहती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, आपकी पार्टी में आज मेरे साथ ढेर सारी अच्छी बातें हुई, थैंक यू। सीनियर भी सॉरी बोलता है आज जो कुछ भी हो गया उसके लिए, और चुपचाप लान वहाँ से चली जाती है सिर ऊंचा करके। यान उसके पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन यान की एक उसे रोक लेती है। वो मीठे लहजे में कहती है कि मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ, तुझे खूब मिस कर रही थी, मैं तुझे कभी अकेले देखना नहीं चाहती। यान फिर लान के पास पहुँच जाता है। लान फिर झूठ का सहारा लेती है, कहती है कि मुझे सेमिनार वाली बात एक्सप्लेन करने दे। यान बिना सुने उसे तुरंत किस कर लेता है जैसे कोई रोमांटिक फिल्म। लान चौंक कर कहती है कि ये पब्लिक प्लेस है यार, तू पागल हो गया क्या। यान को यहाँ गहरी जलन हो रही होती है। वो लान से कहता है कि वो लड़का तो रिप्लेस हो सकता है लेकिन मैं नहीं, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, बता तो। लान हंसकर कहती है कि मैंने तो उसे किस ही नहीं करने दिया, तू इतना जेलस मत हो, मैं तुझ पर पूरा भरोसा करती हूँ। फिर यान कहता है कि ठीक है, तू मुझे सबसे पहले किस कर। लान बोलती है कि अगर तू गुस्सा ना करेगा तो ही करूंगी। यान हंसता है और कहता है कि कितना अच्छा किस करेगी वो तेरे ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद लान उसे किस करती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये सीन घर पर खत्म होता है, प्यार भरा मूड। अगले सीन में यान कहता है कि फटाफट कपड़े उतार वरना यहाँ कुछ बड़ा बवाल हो जाएगा। वो बाहर चला जाता है अपना मूड ठीक करने। बाहर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर लान का किस इतना कमाल का कैसे है। जैसे ही अंदर लौटता है वो लान से पूछता है कि तू आज के प्लान के लिए तैयार तो है ना। लान थोड़ी घबराई हुई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो बस डर लग रहा है, बच्चा पैदा करना बहुत टफ काम होता है। यान आराम से कहता है कि टेंशन मत ले, मैं हमेशा तेरे साथ, कुछ बुरा नहीं होगा तेरे साथ। लान बोलती है कि तू तो 8 साल से किसी को डेट कर रहा था, मतलब तू एक्सपीरियंस्ड है, मैं तो नहीं हूँ। यान उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि जो मैं कहूँगा वैसा ही करना, यहाँ दिमाग मत लगाना। और सुन, मैंने कभी उसे डेट नहीं किया, मैं तो तुझसे ही प्यार करता था। ये कहकर वो फिर से लान को किस करने लगता है। यहाँ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, रोमांटिक वाइब्स। लान उसे दोबारा रोक देती है और नाम से बुला। यान कहता है कि नाम से मत बुला, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, मुझे हस्बैंड बोल। उसके बाद वो फिर किस करने लगता है और दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन लान अपने कैबिन में काम कर रही होती है, फाइल्स में व्यस्त। उसका सीनियर जबरदस्ती कमरे में घुस आता है और चिल्लाता है कि मैंने तुझे इतनी बार कॉल किया, फोन क्यों नहीं उठाया, कल रात को लेकर मुझे बहुत परेशानी हुई। लान साफ कहती है कि लड़की और लड़के को डिस्ट्रेस में बात करनी चाहिए, हम लोग वर्क से जुड़े मिले, तुझे फर्क न पड़े लेकिन मुझे पड़ता है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने क्लियर कर दिया कि मेरा तुझसे कोई कनेक्शन नहीं। तभी उसके गले का नेकलेस देकर सीनियर कहता है कि मतलब तू अपने हस्बैंड के साथ सोती है, दूसरों से रिलेशन बनाती है लेकिन मेरे साथ नहीं। लान गुस्से में बोलती है कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ हूँ, किसी और के साथ नहीं, मेरे कैरेक्टर पर सवाल मत उठ। फिर दोनों के बीच छोटी मोटी बहस हो जाती है, गर्मा गर्म बातें। लान कहती है कि यहाँ से चुपचाप निकल जा वरना तेरे लिए बुरा होगा। वो आदमी डर कर भाग जाता है। अब सीन यान पे आता है जो अपने असिस्टेंट से गपशप कर रहा होता है। असिस्टेंट उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। यान कहता है कि लान भी शायद मुझसे प्यार करती है। असिस्टेंट हैरान होकर कहता है कि कैसे, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके वो कैसे दिखाती है प्यार। यान सीरियस होकर बताने लगता है, दोनों गहरी बातें करते हैं। तो यान मन ही मन अपनी पिछली रात के बारे में सोच रहा होता है, वो पल कितने स्पेशल थे। सब लोग आपस में खूब हंस खेल रहे होते हैं, खुशी का माहौल छाया हुआ। फिर यान कहता है कि मेरी बातें अच्छे से सुनो, मैं कुछ सीरियस वाला बता रहा हूँ। उसके बाद सीन में ये लोग यान को लेकर गंभीर बातें करने लगते हैं, जैसे कोई फैमिली मीटिंग हो। यान खुलकर कहता है कि मैं उसे सच में बचपन से ही पसंद करता आया हूँ। असिस्टेंट सुनकर खुश हो जाता है, मुस्कुराता है। तभी लान की एक्स लवर दोबारा धमक आती है और
दोनों के बीच कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है, बुरा माहौल बनाने, लेकिन यान और असिस्टेंट उसे डांट कर मजाक उड़ाकर भगा देते हैं। कहते हैं कि दूर रहो, अपनी जिंदगी संवारो। अब सीन यान के बर्थडे पार्टी पर आता है जहाँ वो पहुंचा होता है। सब लोग यान को अच्छे से जानते थे, इसलिए खूब गर्मजोशी से वेलकम करते हैं। तभी यान की एक्स अटेंशन खींचने की जद्दोजहद करने लगती है, बीच में कूद पड़ती है। सब उसे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तू क्यों फालतू में घुस रही है, आज यान का स्पेशल डे है, इसका मूड खराब मत कर। लेकिन वो मानती नहीं, अपना प्लान जारी रखती है। तुरंत एक ड्रिंक थमा देती है यान को। जैसे ही यान पीता है उसे कुछ गड़बड़ सा लगने लगता है, सिर चकराने लगता। वो लान से कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वहाँ चला जाता है। जैसे ही एक्स देखती है कि यान जा रहा है, वो उसके पीछे पीछे हो लेती है। यान को बहुत असहज फील हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत। वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और पूछती है कि तुझे सच में बुरा तो नहीं लग रहा, चल ऊपर चलते हैं, मदद करूंगी। यान मना कर देता है, कहता है कि तू इतना टच मत कर, मैं खुद संभाल लूंगा, तेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। एक्स फिर कहती है कि मैं आगे चलती हूँ, तू फॉलो कर ले। अब यान लान को मैसेज कर देता है कि 336 रूम में मिल, और उसके पीछे चला जाता है। रूम के अंदर एक्स जबरदस्ती यान से चिपकने लगती, कहती है कि मैं तुझे पसंद करती हूँ, तुझे मुझे ऐसे ही देखना चाहिए, करीब से। यान साफ कहता है कि मैं सच बता दूं, मुझसे दूर रह। एक्स बोलती है कि वो वाइन जो तूने पी वो आम वाली नहीं थी, मैंने तुझे जबरदस्ती पिलाई ताकि तू वजह बता पाए कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया। यान गुस्से में कहता है कि मैंने तुझे कभी पसंद ही नहीं किया। तभी लान वहाँ आ धमकती है। एक उसे देखकर चिल्लाती है कि ये क्या कर रही है यहाँ। यान लान को अपने पास खींच लेता है, उसे किस करने लगता है। एक्स ये सब देखकर सहन नहीं कर पाती, चिल्लाती है कि तुम दोनों ने शादी कब की, मुझसे खेल रहे हो क्या। यान कहता है कि ये शादी हमने पब्लिक में नहीं की, प्राइवेट रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सबको जाकर बता दे। फिर यान अच्छे से एक्स को जवाब देता है, उसे अपनी जिंदगी से दूर भगाने की कोशिश करता है। एक्स धमकी देकर बुरे शब्दों से जाती है, डर कर भाग जाती है। उसके बाद लान अपने पति का ख्याल रख रही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, सिर दुख रहा। फिर यान जबरदस्ती लान को किस करने लगता है। लान रोकती है तो वो कहता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अगली सुबह का सीन आता है जहाँ दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, चाय की चुस्कियां लेते। लान दोबारा पूछती है कि तूने उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए 8 साल बाद हाँ क्यों की। यान हंसकर कहता है कि मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, उसने प्रपोज किया, मैंने वही रिजेक्ट कर दिया। अब उनके प्रपोजल वाली बातें चलने लगती हैं, जो जलन हो रही थी वो साफ हो जाती है। फिर लव लेटर की चर्चा शुरू हो जाती है, दोनों के बीच छोटी बहस छिड़ जाती है। यान को लान की बातें सुनकर लगता है कि यहाँ कोई गलतफहमी है, वो चीजों की जांच करने लगता है, लव लेटर और फीलिंग्स वाली क्या सच्चाई। जैसे ही लान अपनी फीलिंग्स यान के सामने रखने लगती है, यान कहता है कि तेरी सारी बातें गलत समझी गई, थैंक यू। फिर वहीं लान को किस करने लगता है, कहता है कि अब हमें अपनी वेडिंग सेरेमनी की तैयारी शुरू करनी होगी। उसके बाद ऑफिस में यान और यान के सीनियर के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लव लेटर यान तक क्यों नहीं पहुंचा, शायद इसी आदमी ने बीच में रोक लिया था। यान गुस्से में कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया, मेरे रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश, तेरी बहन ऐसी है, तू वैसा, पूरे परिवार को गालियां देने लगता है। तभी पीछे से एक्स आ जाती है, वो चिल्लाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसे बोलने की, मैं तेरी सारी बातें क्लियर कर दूंगी। एक्स का भाई पूछता है कि क्या तूने सच में ये गलतियां की हैं। एक्स कंफ्यूज्ड हो जाती है, ज्यादा बोलने पर एक्स भी मान लेती है, कहती है कि हाँ ठीक है, मैं उससे प्यार करती थी, मैंने यहाँ बीच में गड़बड़ कर दी है। ये सोचते हुए एक्स का भाई उससे कहता है कि मैं तुझे कभी अपनी बहन की तरह नहीं देखूंगा, ऐसी भाई बहन की जोड़ी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल गलत। ये कहकर वो पीछे हट जाता है, दूरी बना लेता है। तभी एक्स गुस्से में अपने भाई को ही थप्पड़ जड़ देती है, चिल्लाती है कि मैं तो उसी लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि अब वो मुझसे दूर भाग रहा है। पहले तो वो मुझसे प्यार करता था, अब एकदम ठंडा हो गया, मुझे क्या पता चला, पर अंदर ही अंदर दुख हो रहा। तभी यान का असिस्टेंट अचानक वहाँ पहुँच जाता है और सारी बातें सुन लेता है, सब डिटेल्स, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि कुछ सुना ही नहीं, चेहरा नॉर्मल रखता, फिर झट से वहाँ से भागता हुआ चला जाता है, जैसे कोई राज छुपा हो। अब यान से मिलने के लिए जब असिस्टेंट आता है तो वो सारी स्टोरी बता देता है, कहता है कि उस टाइम ऑफिस में क्या क्या हो रहा था और उन लोगों के बीच कितनी उलझन वाली बातें चल रही थी। अब सीन एक औरत पर आता है जो किसी डीएनए रिपोर्ट को देख रही होती है, वो बस यही उम्मीद कर रही है कि दोनों के रिजल्ट एक जैसे ना निकले, कोई सरप्राइज ना। तभी एक दूसरी औरत वहाँ आ जाती है और दोनों लान के बारे में गपशप करने लगती है। एक वाली कहती है कि मैं अपने बेटे की शादी लान से करवाना चाहती हूँ, वो परफेक्ट लग रहे, लेकिन इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि दोनों एक अमीर घर की बहू को अपने यहाँ लाना चाहती थी, जैसे कोई प्लान हो। फिर ये दोनों औरतें मिलकर बातें करने लगती हैं, एक दूसरे को आइडिया देती रहती। तभी जूली आ जाती है गुड न्यूज लेकर, चेहरा चमका हुआ। जूली की मॉम उसे बता देती है कि तेरा और उसके बीच अभी भी चांस बन सकता है, क्योंकि वो दोनों ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुए। तू उसके साथ ज्यादा कुछ ना कर सके, लेकिन थोड़ा बहुत तो ट्राई कर ही सकती है। जूली के दिमाग में सारी बातें घूमने लगती हैं, जैसे कोई फिल्म। वो दोबारा सोचने लगती है कि अगर भगवान मेरे साथ है तो वो लड़का जरूर मेरा हो जाएगा। तू उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। फिर जूली की मॉम उसे समझाती है कि
तूने इतने सालों में क्या क्या नहीं किया सिर्फ उसे अपना बनाने के चक्कर में, लेकिन फिर भी वो तेरा नहीं बना, इसलिए उसके बारे में भूल जा, किसी दूसरे लड़के से शादी कर ले, खुश रह। जूली मॉम पर ही चिल्लाने लगती है कि मैं तो उसी से प्यार करती हूँ, किसी और से नहीं। मॉम कहती है कि उसने तो शादी कर ली है, वो किसी का पति है, वो अपनी बीवी को क्यों छोड़ेगा तुझसे शादी के लिए? इतना तेज मत बोल, मुझसे धीरे धीरे बात कर। अब मॉम और बेटी के बीच ही गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है, आवाजें ऊंची हो जाती। अगले सीन में लान बोनफायर के पास खड़ी होती है, आग की लपटें देखते हुए। वो सोच रही है कि मुझे यान की जिंदगी में ज्यादा घुसपैठ नहीं करनी चाहिए, शायद मेरे कारण उसे लंबा सफर करना पड़े, परेशानी। तभी यान वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है कि अरे मेरी बीवी यहाँ खड़ी है, फिर बोलता है कि तू मुझसे बिना बताए यहाँ कैसे आ गई, तू बहुत शरारती हो गई है। तभी लान रोने लगती है, आंसू बहते। वो यान से कहती है कि मैं तेरे लिए अच्छा मैच नहीं हूँ, अगर तू मेरे साथ रहेगा तो तुझे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, मैं खुद अच्छी नहीं हूँ, कमियां बहुत। यान प्यार से कहता है कि लेकिन मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, हमेशा से, बस तुझसे ही। फिर वो अपनी फीलिंग्स खुलकर बता देता है, रोते रोते कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूँ, कहीं न जाना। फिर रोते हुए उसे गले लगा लेता है और किस कर देता है। सब लोग इन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं, खुशी का माहौल। अगले सीन में जूली अपने भाई के साथ होती है। भाई पूछता है कि तू कहाँ गायब हो गई थी? जूली कहती है कि मैं प्लांट लगाने गई थी, बहुत काम था और अभी भी बाहर जा रही हूँ, घर पर मॉम से कुछ काम है। फिर भाई से कहती है कि तू तो यान को मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनने देना चाहता, इसलिए मैं कोई दूसरा लड़का ढूंढ लूंगी। भाई कहता है कि अगर कोई न मिले तो मुझे बता, मैं तेरे लिए सेट कर दूंगा। फिर जूली भाई से ही कहने लगती है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और फेवर में उसे किस करने लगती है। अगले सीन में दो लोग छुप छुप कर घुस रहे होते हैं, जैसे कोई सीक्रेट मिशन। जूली का भाई उसी के पीछे होता है, वो इनकी बातें सुन रहा होता है। वो लोग चोरों की तरह फुसफुसा रहे होते हैं कि हमें उसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 मिलियन से कम में किसी को खत्म करने को तैयार, हमें उसे फटाफट कैच करना होगा, ये बड़ी क्रिमिनल बन गई है। जूली का भाई ये सब सुनकर शॉक हो जाता है, सोचता है कि अरे अब तो लोगों को मारने लगी पैसे के लिए, पता नहीं पैसों के चक्कर में और क्या क्या करेगी। फिर ये दोनों पुलिस वाले अपने काम में जुट जाते हैं। सीन यान पे आता है, जो यान की मॉम से बाय बोलकर घर से निकलती है। जैसे ही गेट के बाहर कदम रखती है, पीछे से कोई चाकू मार देता है, सीधा पेट में। यान की मॉम वहीं पास खड़ी होती है, वो यान को थाम लेती है, सहारा देती है। यान के मुंह से खून बहने लगता है, दर्द से तड़प रही। वो धीरे से कहती है कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार किसी ने मुझे कभी नहीं दिया, दिल भर आया। मॉम चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प। यान बेहोश हो जाती है, आंखें बंद। हमलावरों का प्लान लगता है सक्सेसफुल। वे फुसफुसाते हैं कि बहुत खून निकला, ये तो मर गई, हमारा काम बन गया, अब यहाँ से फौरन भागते हैं। यान लान को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है घबराहट में। डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि अच्छा हुआ टाइम पर इलाज मिल गया, वो अब खतरे से बाहर है, सब नॉर्मल हो जाएगा। ये हमला मर्डर करने के लिए था, क्योंकि चाकू सीधे किडनी पे मारा गया, जानलेवा। यान गुस्से में कहता है कि ठीक है, जिसने ये किया मैं उसे बिल्कुल बख्शूंगा नहीं। डॉक्टर यान से कहते हैं कि तुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, उसे बहुत गहरी नींद आ रही है, रिकवर होने में टाइम लगेगा। अगले सीन में जांच शुरू हो जाती है, पूछताछ का दौर। एक आदमी से पूछा जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया, ये क्यों, वो क्यों। वो अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है कि मेरा उसके साथ क्या कनेक्शन था या नहीं। आखिर वो लान की आंटी निकलती है, वो भी लान से चिढ़ती थी, पुरानी दुश्मनी। यान को शक होता है कि शायद ये भी यान को मरवाने की साजिश रच सकती है। बहुत सारी पूछताछ के बाद वो ज्यादा कुछ नहीं बताती, बस थोड़ा सा कहती है कि मेरा भले ही उससे कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन मैं उसे कभी मारना नहीं चाहूंगी। ये तो गलत। उसकी बातें यहीं खत्म हो जाती हैं, कोई क्लू नहीं। अगले सीन में जूली लान के अंकल के पास पहुंच जाती है। वो खुलकर कहती है कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए मैं उससे मरवाना चाहती थी। मैंने पैसे दिए थे हिटमैन को, सारी डिटेल। उसके डैड पूछते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रही है, क्या पागल हो गई। जूली का भाई ये सब चुपचाप सुन रहा होता है, गुस्सा उफान पर। जब जूली अपने डैड से ही लड़ने लगती है, तो वो मन ही मन सोचता है कि अब मुझे अपना असली चेहरा सबके सामने लाना ही पड़ेगा, छुप न सकेगा। यान ऑफिस में बैठा होता है, तभी फोन पर मैसेज आता है। एक फोटो है लान के अंकल और जूली, प्रूफ कि इन्होंने ही साजिश रची। सामने वाला $1 मिलियन मांग रहा है, ब्लैकमेल। तभी एक और सिग्नल आता है, किसी क्रूएल शूटर का। वो शूटर किसी और का नहीं, लान के अंकल का ही निकलता है। सबको पता चल जाता है कि लान के अंकल ने ही सब प्लानिंग की थी, मास्टरमाइंड। यान वारंट लेकर लान के अंकल के घर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है कि उस आदमी को बुलाओ, नामरत को। लोग मना करते हैं, कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, गलत जगह। लेकिन पुलिस वाले अंदर घुस जाते हैं, सर्च शुरू। तभी स्टाफ वाली आंटी आ जाती है। वो घुटनों पे बैठ जाती है, रोने लगती है, कहती है कि मैंने पेमेंट दिया था उसे मारने के लिए, मेरी सारी गलती है।
मुझे सजा दो। यान उसे उठाता है और पूछता है कि तूने मेरी बीवी को क्यों मारने की कोशिश की, ऐसा क्या बिगाड़ लिया। उसे डराने धमकाने लगता है सच्चाई उगलवा ले। वो कन्फेस कर लेती है कि हाँ वो लायक थी, ऐसी वैसी हरकतें करती, इसलिए मैंने प्लान बनाया। तभी जूली वहाँ आ धमकती है, चिल्लाती है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या सोचा था। फिर फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है, बकबक, रोना धोना। जांच के लिए पुलिस उन्हें ले जाती है, सब क्लोजर। अब आखिरी सीन यान और लान की वेडिंग सेरेमोनी का। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश, चेहरे चमक रहे। वे जन्म जन्म के वादे करते हैं, प्यार का इकरार। वादे पूरे होने के बाद किसका टाइम आता है? हमारा हीरो अपनी हीरोइन को प्यार भरे अंदाज में किस कर लेता है। रोमांटिक मूवमेंट। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।